स्वागत है सभी बच्चों का। देखिए, आज ये फिर से एक 12th क्लास का सेट लिया मैंने, उसी के आगे वाला है ये। और लिखा हुआ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो बहुत ज़्यादा बात ना करके मैं सीधे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ स्टेट विच इज़ डोमिनेटेड बाय ए वुमेन रूलर। मतलब डोमिनेटेड का मतलब जिसमें एक अपना प्रभाव रखती है वो, या प्रभुता रखती है। डोमिनेटेड जिसको सत्ता कहते हैं, कि बहुत ही अपना सत्ता प्रभाव। अ स्टेट विच इज डोमिनेटेड बाय वुमेन रूलर, जो महिला शासक के द्वारा कोई भी राज्य प्रभावित होता है या मतलब उस पर अधिकार होता है। उस स्टेट को किस तरह की गवर्नमेंट कहते हैं वहाँ? पेटीकोट गवर्नमेंट, या वीक गवर्नमेंट, या एक्सपीरियंस्ड इनएक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट, या डेस्पोटिक गवर्नमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट का मतलब होता है स्त्री शासन या नारी शासन। वीक गवर्नमेंट का मतलब होता है कमज़ोर सरकार या कमज़ोर शासन। और इन एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट का मतलब होता है अनुभवहीन सरकार। और डिस्पोटिक गवर्नमेंट का मतलब तानाशाही सरकार। तो यहाँ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। आपका ए ऑप्शन सही है। पेटीकोट गवर्नमेंट उसको कहते हैं जहाँ पर किसी महिला का शासन होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। चाहे ब्राइट साइड ऑफ लाइफ लिखा हो या ब्राइट साइड ऑफ थिंग लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर ब्राइट साइड लिखा है, इसको नोटिस करना, तो वो आपका ऑप्टिमिस्टिक होता है या ऑप्टिमिस्ट होता है। ये वन हु कह रहा है, मतलब वस्तुओं के जो सकारात्मक या जीवन के सकारात्मक पहलू का मतलब ब्राइट साइड का मतलब पॉजिटिव मतलब होता है, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। और अगर डार्क साइड होता है तो जो निगेटिव थिंकिंग रखता है। तो निगेटिव थिंकिंग रखता है तो पेसिमिस्ट होता है। और जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है यानी ब्राइट साइड को देखता है तो वो ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है। ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी होता है, पेसिमिस्ट माने निराशावादी होता है। स्टोइक का मतलब होता है जो सुख दुख से परे होता है। और उदासीन जिसे कहते हैं। रिक्लूज, यहाँ पर लास्ट में ई बना है, हालांकि मॉडल पेपर में ई नहीं बना है, इसलिए मैंने इसमें ई बना दिया है। मॉडल पेपर क्या मतलब? अनसॉल्व पेपर। और अग्रवाल का अनसॉल्व है। और जो पिछला वाला सेट था 186 पेज का, उसी के आगे वाला ये सेट है। तो यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेज। ये इडियोमेटिक फ्रेज हैं यानी इडियम्स हैं। यहाँ पर देखना है टूथ एंड नेल लिखा है, यूजिंग अनफेयर मीन्स। फिर लिखा है विद स्ट्रेंथ एंड फरी, विद वेपन्स, और एज बेस्ट एज दे कुड। टूथ एंड नेल को मैं समझा देता हूँ। नेल माने नाखून होता है, टूथ माने दांत होता है। कोई भी प्राणी जब दांत निकाल कर नाखून या अपने पंजे फैला करके अपनी सिचुएशन देता है तो उसको विद स्ट्रेंथ एंड फरी, पूरी शक्ति और क्रोध के साथ होता है वो, जिसको हम हिंदी में बड़ी भयंकरता के साथ भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका यही होगा। यूजिंग अनफेयर मीन्स का मतलब होता है अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए, नहीं होगा। विद वेपन्स का मतलब हथियारों के साथ, ये भी नहीं होगा। एज बेस्ट एज दे कुड, उतना अच्छा जितना वो कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। टीथिंग प्रॉब्लम, यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जो टीथिंग प्रॉब्लम लिखा हुआ है, दांतों वाली समस्या। तो दांतों वाली समस्या के लिए इडियोमेटिक फ्रेज देना है। इडियोमेटिक फ्रेज जो होते हैं बहुत ही डीप सेंस में होते हैं, डायरेक्ट मीनिंग इनकी नहीं होती है। डिफ़िकल्टीज एट स्टार्ट और डिफ़िकल्टीज एट एंड, यहाँ एंड लिखा था तो इसको मैं कट कर दिया हूँ मैंने, और एंड लिखा हुआ यहाँ पर, ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ गलत प्रिंट हो गया है। और डिफ़िकल्टीज ऑल टाइम्स, और प्री प्रॉब्लम विद माई टीथ। तो यहाँ पर आपका सी नंबर होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है ना कि जो मतलब टीथिंग प्रॉब्लम ऐसी, जैसे नहीं कि लोग बोल चाल में कहते हैं कि 32 दांतों के बीच में रहता हूँ। तो 32 दांतों के बीच के में रहने का मतलब होता है हर समय वो परेशानी से घिरा रहता है, मतलब कभी भी दांतों के नीचे आ सकता है। ये सेंस होता है उसका, है ना। जैसे 32 दांतों के बीच में होने का मतलब है
कि किसी भी समय जबड़े के नीचे आ सकता है और पिस सकता है, इसलिए चारों तरफ से समस्याओं से घिरा रहता है। तो डिफ़िकल्टीज़ ऑल टाइम्स, हर समय परेशानी में। डिफ़िकल्टीज़ एट स्टार्ट कह रहा है शुरुआत में परेशानी नहीं, डिफ़िकल्टीज़ एट एंड अंत में परेशानी ये भी नहीं है, और प्रॉब्लम विद माय टीथ मेरे दाँतों में समस्या, ये डायरेक्ट मीनिंग दे रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर समझने की बात है, चूँकि इडियोमैटिक फ्रेजेज़ जो होते हैं बहुत ही डीप सेंस रखते हैं, तो डिफ़िकल्टीज़ ऑल टाइम्स, चूँकि चारों तरफ से दाँतों से घिरा होता है वो, तो हर समय वो समस्या में ही रहता है, कठिनाई में रहता है, इसलिए ऑल टाइम्स यहाँ पर सही है, तो ये आपका थर्ड नंबर सही है। नेक्स्ट है आपका द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़, यहाँ पर सिनोनिम्स देना है। ट्रांजिएंट लिखा है, ट्रांजिएंट क्या होता है? ट्रांजिएंट आपका क्षणभंगुर होता है, क्षणिक होता है। तो यहाँ मोमेंट्री लिखा है, स्टेबल लिखा हुआ है, एवरलास्टिंग है और रोटरी है। मोमेंट्री मोमेंट से बना है, मोमेंट माने पल या क्षण होता है, तो यही मोमेंट्री आपका सही है सिनोनिम्स। रोटरी माने होता है घुमावदार या घूमने वाला, रोटेट जो करता है उसको रोटरी कहते हैं, तो ये नहीं होगा। यहाँ स्टेबल माने स्थायी होता है, ये भी नहीं होगा। और एवरलास्टिंग माने भी स्थायी होता है, परपेचुअल जिसको कहते हैं, एवरलास्टिंग, नेवर एंडिंग जिसको कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ट्रांजिएंट माने मोमेंट्री यानी क्षणिक या क्षणभंगुर भी कहते हैं, तो मोमेंट्री इसका सिनोनिम बिल्कुल करेक्ट है। ट्रिम्फ लिखा है, ट्रिम्फ माने जीत होती है, तो विक्ट्री, डिफीट, साउंड और इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट माने कोई साधन या उपकरण या यंत्र या फिर वाद्य यंत्र भी कहते हैं। साउंड माने ध्वनि या साउंड माने अच्छा का भी अर्थ होता है। डिफीट माने हार होती है और विक्ट्री माने जीत होती है, तो आपका यहाँ पहला वाला लगाना है। कहीं कहीं पर आपको डिफीट विन का सिनोनिम भी डिफीट मिलता है, लेकिन कब? जब वर्ब के रूप में होता है। डिफीट माने चूंकि हराना भी होता है और हार भी होती है, नाउन भी है और वर्ब भी है। तो हराना यानी विन का सिनोनिम होता है डिफीट, लेकिन ट्रिम्फ का सिनोनिम नहीं होता है, ये ध्यान देना है। चूंकि ट्रिम्फ एक नाउन है, नाउन के रूप में विक्ट्री ही है, चूंकि यहाँ पर नाउन के रूप में अगर लिया जाएगा तो हार होगा, और वर्ब के रूप में लिया जाएगा तो हराना होगा, इसलिए ये कतई बिल्कुल नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन यहाँ इतना कंफ्यूजिंग नहीं, अगर आप समझोगे तो उस चीज़ को क्लियर कर पाओगे। ये नाउन के रूप में जब होगा तो विक्ट्री ही सिनोनिम होगा, ठीक। और यहाँ डिफीट जो है हार होती है, तो ये विक्ट्री का एंटोनीम है, लेकिन अगर सिनोनिम देखना है तो विन का सिनोनिम है। तो चलते हैं आगे, आपका तो विक्ट्री यहाँ पर पहला करेक्ट है। इसके बाद है आपका 4 पेज, मैनी अ टाइम्स हैव रिमेंबर्ड यू, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। यहाँ गौर करने की बात है कि दिए गए सेंटेंस में कौन सा पार्ट, कौन सा वर्ड आपका एरर है, कौन सा गलत है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मैनी ए लिखा है, यहाँ टाइम्स लिखा है, यहाँ हैव लिखा है, यहाँ यू लिखा है। आपका ये वाला पार्ट गलत है, मैनी टाइम्स, मैनी एट टाइम्स लिखा है। हालांकि ए नहीं होता तो मैनी टाइम्स सही था, पर जो मैनी ए का यूज होता है ना, वो हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है। जो मैनी ए का यूज होता है ये हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है, इसलिए मैनी ए टाइम होगा हमेशा। मैनी ए मैन, जैसे मैनी अ बॉय, मैनी अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमेशा मैनी ए के साथ में सिंगुलर नाउन आता है, इसका यही नियम है। और ये मैनी ए का यूज है, यहाँ पर कोई भी अगर ये करेक्शन करता है कि ए हटा देता है और मैनी टाइम्स करता है, तो ये यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि सिंटैक्स में जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वही करेक्शन की जाती है। तो यहाँ पर आपको रॉन्ग पार्ट ढूंढना है, एरर पार्ट ढूंढना है, तो आपको आंसर लिखना है, ऑप्शन नंबर 2 लिखना है और टाइम्स लिख देना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गलत है, टाइम्स नहीं होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। अगला है आपका द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, यानी जो नीचे वर्ड लिखे हुए हैं उसका एंटोनिम बताना है। एक्विट क्या होता है? एक्विट माने मुक्त कर देना होता है, या दोष मुक्त कर देना होता है, या छोड़ देना होता है। तो सेट फ्री माने होता है छोड़ देना, आज़ाद कर देना। कॉन्विक्ट माने दोषी ठहराना। अवार्ड माने पुरस्कार देना। एक्सपीरियंस्ड माने अनुभवी होता है। तो ये यहाँ पे नहीं होता है, अवार्ड भी नहीं होगा और सेट फ्री नहीं होगा। एक्विट का एंटोनिम कॉन्विक्ट होता है। एक्विट माने होता है दोष मुक्त करना, और कॉन्विक्ट माने होता है दोषी ठहराना। तो यहाँ पर आपका ये एंटोनिम सुटेबल।
एम्पल, यहाँ पर ये मीगर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मर्ज टाइप की लिखती है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसकी स्पेलिंग इस जगह लिख ली है। तो यहाँ पर चूंकि यही सही है इसलिए इसको लिखना था। एम्पल माने काफ़ी होता है, पर्याप्त होता है, मीगर माने अल्प या कम होता है। तो एंटोनिम के हिसाब से एम्पल का मीगर क्या होगा, एंटोनिम होगा। एनफ इसका सिनोनिम है, सफिशिएंट इसका सिनोनिम है, वांट माने कमी होता है, लेकिन यहाँ पर अल्प नहीं होता है, थोड़ा नहीं होता है, ये कमी है अर्थात वो शॉर्टेज है उसकी। तो यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, आपका 1 नंबर का ऑप्शन सही है, स्पेलिंग अगर उसकी सही कर लोगे तो। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर मैं जो बोलूँगा ध्यान से सुनना है, हालांकि करना एक है बोर्ड एग्जामिनेशन में, लेकिन यहाँ पर दोनों अभ्यास के तौर पर देखे जाएंगे। द पुलिस ऑफिसर सेड टू थीफ, हाउ मैनी थेफ्ट्स हैव यू कमिटेड सो फार इन दिस टाउन। अभी तक इस कस्बे में तुमने कितनी चोरियां की हैं। डू नॉट बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट। घुमा फिरा कर मत बात करो, सीधे पॉइंट पे आ जाओ। बीट अबाउट द बुश यहाँ ईडीएम का यूज कर दिया उसने, लेकिन इससे नरेशन में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बीट अबाउट द बुश माने होता है घुमा फिरा करके बात करना, तो वो कह रहा है घुमा फिरा कर बात ना करो, सीधे बताओ बिल्कुल सच सच। तो द पुलिस ऑफिसर सेड टू थीफ, तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है हाउ मैनी थेफ्ट्स हैव यू कमिटेड, सो फार माने होता है अब तक, इन दिस टाउन इस नगर में। तो जब ये इंट्रोगेटिव है तो ये फिक्स्ड हो गया कि आपका ये सेट टू आस्ट में बदल जाएगा। तो द पुलिस ऑफिसर, चूंकि पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव, इसमें 2 सेंटेंस हैं, एक ये है टाउन तक और दूसरा डू नॉट बीट अबाउट द पॉइंट तक। पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव इसलिए आस्ट किया जाएगा, द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड द थीफ, फिर कर देंगे हाउ मैनी थेफ्ट्स, ये पूरा आपको पहले रखना पड़ेगा क्योंकि हाउ मैनी आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा, तो थेफ्ट्स उसके साथ लगा ही रहेगा, नाउन है वो। हाउ मैनी थेफ्ट्स पहले लिख देंगे। अब हैव यू जहाँ से लिखा है यहाँ सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे, तो यू को आप थीप के अनुसार बदलेंगे तो ही हो जाएगा, हैव को आप आगे ले जाओगे तो हैड हो जाएगा, कॉमिटेड सो फार इन दैट टाउन, इसको आप दिस को दैट कर दोगे। एक बार फिर सुन लीजिए, द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड द थीफ हाउ many thefts he had committed so far in that town and further ordered। अब एंड लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क ये हट जाएगा, एंड के बाद फर्दर लगा देंगे। शायद तुम फर्दर जानते ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ कि फर्दर तब यूज किया जाता है जब कोई भी स्पीकर अपनी बातचीत को आगे बढ़ा देता है, एक के बाद जब दूसरा सेंटेंस बोलता है तब हम उसमें फर्दर लगा देते हैं। फर्दर का मतलब होता है बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाना। तो फर्दर लगाने से सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है बेहतरीन बनता है। तो जब टाउन लिख लेंगे तो क्या करेंगे, टाउन के बाद एंड लगाएंगे, एंड के बाद फर्दर लगाएंगे, और फर्दर के बाद ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर के बाद डू नॉट को नॉट टू करेंगे, और बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट फिर पूरा लिख देंगे। मतलब ये नॉट टू लिखने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, लास्ट में जाके फुल स्टॉप लगा देना है, इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है। तो मैं फाइनली एक बार पूरा बता देता हूँ, द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड द थीफ हाउ मैनी थेफ्ट्स ही हैड कॉमिटेड सो फॉर इन दैट टाउन एंड फर्दर ऑर्डर्ड नॉट टू बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट। हालांकि यहाँ फॉरवर्ड का भी प्रयोग कर सकते हो कि एंड फर्दर फॉरवर्ड टू बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट, लेकिन फॉरवर्ड का प्रयोग इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि इसमें एंड से, ये जो एंड आप देख रहे हो ना ये वाला एंड, ये इससे 2 वर्ब जुड़ी हुई है, एक बीट जुड़ी हुई है और एक कम जुड़ी हुई है। तो इसको तो आपने निगेटिव ले लिया फॉरवर्ड टू बीट, और फॉरवर्ड पूरा फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ इधर उधर घुमा फिरा कर बात ना करने को कह रहा है और इधर पॉइंट पे आने को कह रहा है। तो इधर अगर तुमने फॉरवर्ड लगा दिए तो उसका सेंस लास्ट तक जाएगा, इसलिए ये भी मना हो जाएगा और ये भी मना हो जाएगा, जबकि केवल पहले वाली बात को मना कर रहा है और बाद वाली बात को मना नहीं कर रहा है। इसलिए फॉरवर्ड का यूज यहाँ बहुत बड़ा खतरा होगा और इसका यूज आपके सेंटेंस को गलत कर सकता है, इसलिए ऑर्डर्ड करेंगे और नॉट टू बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट करेंगे। अगर बात समझ में ना आई हो तो बताइएगा, मैं इसको बोर्ड में समझा दूंगा। अगर ना समझ में आए तो फिर दूसरा सेंटेंस है, आई सेड टू मदर
नेवर यूज डालडा इन फूड। मैंने माँ से कहा फूड में डालडा का भी प्रयोग मत करो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो आई एडवाइज्ड माई मदर। एडवाइज्ड कर सकते हैं, नहीं तो इसके लिए बेहतरीन है क्या, आस्क्ड कर सकते हो। दूसरा, अगर यहाँ पर रिक्वेस्टेड भी लगाया जाए तो बुरा नहीं है, क्योंकि माँ है हमारी, ठीक, ऑर्डर तो लगेगा नहीं। एडवाइज्ड कर सकते हैं क्योंकि छोटे भी बड़ों को सलाह दे लेते हैं, जब अच्छी बात होती है तो कुछ मतलब अजीब नहीं होता। आस्क्ड क्या है, आस्क्ड किसी भी सेंस को नहीं लेता, सिर्फ कहने के सेंस को लेता है। आई आस्क्ड माई मदर, और माई अपनी तरफ से लगाएंगे, और फिर कर देंगे नेवर टू यूज डालडा इन फूड। आगे तो कुछ नहीं करना, नेवर टू का यूज़ करना है। अब बात आती है कि हम रिक्वेस्टेड कैसे कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो माँ है, हमसे बड़ी हैं, और हम उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो रिक्वेस्ट का सेंस ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर एडवाइज्ड या फिर आस्क्ड, जब कुछ नहीं समझ में आता है, भाव ना समझ में आए, तो उसके लिए हमेशा आस्क्ड का प्रयोग कर दिया जाता है, बिल्कुल बैलेंस्ड रहता है बिल्कुल। तो आई आस्क्ड माई मदर नेवर टू यूज डालडा इन फूड, ऐसा बना सकते हो, या एडवाइज्ड का भी प्रयोग कर सकते हो। 6 नंबर है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। अब यहाँ पर डायरेक्टेड में क्या है, सिंपल सेंटेंस कहा गया है। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ही इज ओल्ड, वो बूढ़े हैं। ही इज वाइज, वो बुद्धिमान है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी, और यहाँ पे लगा देंगे कॉमा, इज को हटा देंगे, फिर कॉमा के बाद लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर लिख देंगे श्री नरेंद्र मोदी कॉमा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इज ओल्ड एंड वीक। इज ओल्ड, और फिर एंड वीक, ही इज हटा देंगे, यहाँ से भी ही इज हटा देंगे, तो वो आपका हो जाएगा नाउन केस इन अपोजिशन में हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका सेंटेंस फाइनली बनेगा श्री नरेंद्र मोदी कॉमा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री कॉमा इज ओल्ड एंड वाइज। वीक नहीं, यहाँ पर वाइज है, इज ओल्ड एंड वाइज। तो एंड से ओल्ड दो एडजेक्टिव आपके जुड़ जाएंगे और आपका सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। फिर कह रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कह रहा है डू यू वांट टू कैच द ट्रेन, क्या आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, प्लीज मेक हेस्ट, तो कृपया जल्दी करो। कह रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है तो ऐसे में डू यू वांट टू कैच द ट्रेन, क्या आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, ये आपका इंट्रोगेटिव मोड है जो कंडीशन बता रहा है, और कंडीशन में क्या बताएगा वो, इफ़ यू वांट टू कैच द ट्रेन, तो क्वेश्चन वर्ड हट जाएगा। इफ़ यू वांट टू कैच द ट्रेन, कॉमा लगाइए, प्लीज मेक हेस्ट। ठीक, दोबारा सुनिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा। इफ़ यू वांट टू कैच द ट्रेन कॉमा प्लीज मेक हेस्ट, यदि आप गाड़ी पकड़ना चाहते हैं तो कृपया जल्दी करो। इफ़ आ जाएगा तो कंडीशन बना देगा, क्लॉज भी बना देगा, और आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। बनेगा ऐसा ही, लेकिन चाहें तो आप उल्टा कर सकते हैं। प्लीज मेक हेस्ट इफ़ यू वांट टू कैच द ट्रेन, प्लीज मेक हेस्ट इफ़ यू वांट टू कैच द ट्रेन। देखिए क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन जो मार्क है वो अब किसी भी सूरत में नहीं लगेगा, चाहे आप इफ़ पहले लगाइए, चाहे इफ़ बीच में लगाइए। दोनों सेंटेंस को मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ करेंगे इफ़ यू वांट टू कैच द ट्रेन, क्वेश्चन मार्क हटाकर कॉमा, प्लीज़ मेक हेस्ट, या फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्लीज़ मेक हेस्ट इफ़ यू वांट टू कैच द ट्रेन, फुल स्टॉप। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। कंपाउंड सेंटेंस यहाँ पर बनाना है। कह रहा है इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। ठीक, मतलब परिश्रम करने के बावजूद वो फेल हो गया। ट्रांसफॉर्म एनी वन कह रहा है तो हम बनाएंगे दोनों। तो देखिए ये जो बना है ये सिंपल बना है, ये ऑलरेडी कंबाइंड है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कंबाइंड सेंटेंस मिलेगा जिसको दूसरे किसी ग्रुप में जा कर के कन्वर्ट करना होता है। तो ये आपका सिंपल बना है, और कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड बनाने के लिए आपको दो क्लॉज दिखानी पड़ेंगी। तो यहाँ पहली वाली को फिर क्लॉज के रूप में लाएंगे, ही वर्कड हार्ड इन स्पाइट ऑफ, एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन के रूप में प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो एडवर्सिटी जो कंजंक्शन होता है, बट होता है, एट होता है, स्टिल होता है, हाउएवर होता है, नेवरदलेस होता है, नॉनदलेस होता है, बहुत सारे होते हैं। इसमें आप एक सिंपल लगा लीजिए, चाहे बट लगा दीजिए, चाहे एट लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब थोड़ा आसानी रहेगी कि आप इजी कोई कंजंक्शन सेलेक्ट करते हैं। तो इसको पहले क्लॉज बनाइए। परिश्रम करने के बावजूद वो फेल हो गया,
मतलब हुआ ये कि उसने परिश्रम किया लेकिन वो फेल हो गया। तो इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सिंपल सेंटेंस। तो आप यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वही पहले ले लेंगे ही। वर्किंग हार्ड का कर देंगे वर्कड हार्ड, क्योंकि पास्ट में शो कर रहा है। ही वर्कड हार्ड, जहाँ कॉमा लगा वहाँ बीच में बट कर देंगे, तो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। ध्यान सुनिए, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। तो कंपाउंड आपका बन जाएगा। फिर कह रहा है नो अदर, कह रहा है नो अदर पोएट इन इंडिया वाज सो ग्रेट एज बिहारी। ये ग्रेट और एज एक साथ जुड़ गया है, जबकि ग्रेट अलग है एज अलग है। कोई दूसरा कवि भारत में उतना महान नहीं था जितना बिहारी जी थे। तो यहाँ कह रहा है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, ये पॉजिटिव डिग्री में बना, और पॉजिटिव डिग्री में जो मेन सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में होता है, और लास्ट वाले को उठा करके हमको सुपरलेटिव कंपैरेटिव बनाना होता है। तो यहाँ पर बिहारी पहले ले जाएंगे, फिर ये वॉज लगा देंगे यहाँ पर भी, चूंकि बिहारी सिंगुलर है। बिहारी वॉज, और फिर जो सुपरलेटिव डिग्री बनती है ग्रेट का ग्रेटेस्ट और उसके पहले द, तो बिहारी वॉज द ग्रेटेस्ट, और फिर पोएट ले लेंगे, नो अदर हटा देंगे, सो एस हटा देंगे, तो ये हो जाएगा बिहारी वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडिया। फिर सुनिए, बिहारी वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडिया। लास्ट स्लाइड है ये। करेक्ट एनी वन कह रहा है, एनी वन कहेगा तो दो देगा, लेकिन यहाँ अभ्यास के तौर पर चार दिए। ही हैज़ लेफ्ट दिस टाउन विद बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज एक इडियमेटिक फ्रेज है, ये बल्कि इडियम है, और इसका मतलब होता है बिस्तर बोरिए सहित। तो बिस्तर बोरिए सहित, ये पूरी इसकी मीनिंग होती है। और जो बीच में विद लगा है, इसका मतलब है विद्वाने सहित। विद्वाने भी सहित होता है, और जब बेस्तर बोरिया सहित, सहित का अर्थ इसमें ही होता है, बैग एंड बैगेज में। तो ये विद क्या कर रहा है, इसलिए आप इस विद को हटाइए। इस विद को अगर हटा देंगे तो इस सेंटेंस आपका पूरा सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ही हैज लेफ्ट दिस टाउन बैग एंड बैगेज। विद हटाइए, सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर लिखा वी शुड एब्सटेन टू ड्रिंक वाइन। एब्सटेन माने होता है परहेज करना, हमें शराब पीने से परहेज करना चाहिए। एब्सटेन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। फ्रॉम क्या मतलब, रिफ्रेन है, फ्रॉम प्रिवेंट है, फ्रॉम एब्सटेन है, फ्रॉम, इन सभी के साथ जब किसी चीज़ से अलग रहना होता है, अलग होना होता है, या कोई चीज़ अलग हो रही होती है, तो वहाँ पर उसके साथ फ्रॉम आता है। तो एब्सटेन के साथ यहाँ पर फ्रॉम आएगा, तो ये टू हट जाएगा, और जब फ्रॉम आएगा तो ड्रिंक का जीरंड फॉर्म बन जाएगा, यानी ड्रिंकिंग हो जाएगा, ये पक्का है। तो वी शुड एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन। ठीक है ना। फिर सुन लीजिए, वी शुड एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन। फिर यहाँ पर क्या है, इफ आई वॉज द हेड ऑफ द विलेज आई वुड इम्प्रूव द कंडीशन। ये कहना ये चाहता है कि यदि मैं गांव का मुखिया होता तो मैं दशा सुधार देता, सिचुएशन सही कर देता, कंडीशन सही कर देता। इसमें क्या होता है, ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है। इम्प्रोबेबल कंडीशन का मतलब होता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कंडीशन, अर्थात वो है नहीं। ठीक। तो ये यहाँ पर अनरियल पास्ट बताया करता है। जब अनरियल पास्ट होता है तो हर सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग होता है, वाइस वास का प्रयोग नहीं होता। तो जहाँ पर ये आप आई के साथ वास देख रहे हैं, अगर यहाँ पर वर कर दें तो पूरा सेंटेंस भी सही है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपको करना है वर, इसमें इस जगह करना, वहाँ लास्ट में तो मैंने लिखा है जगह देख करके, यहाँ वाज की जगह वर करेंगे। इफ आई वर द हेड ऑफ द विलेज, यदि मैं गांव का मुखिया होता तो मैं कंडीशन सही कर देता। फिर ही हैज टोल्ड नेवर लाइज इन हिज लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट करेक्शन के लिए दिया गया है। बहुत अच्छा सेंटेंस है, लेकिन बहुत टेक्निकल है, इसको समझना पड़ेगा। ही हैज टोल्ड नेवर लाइज इन हिज लाइफ, कहना ये चाहता है कि उसने कहा है जीवन में कभी झूठ मत बोलो। तो देखिए, ही हैज टोल्ड सही है, नेवर भी सही है, गलत है तो ये लाइज गलत है। नेवर के बाद आपका इन्फिनिटिव आएगा, और ये लाई का मतलब यहाँ क्या है,
लाई के कई अर्थ हो जाते हैं। लाई माने पड़े रहना होता है, लेटना होता है। लेकिन यहाँ लाई का मतलब झूठ बोलने से है, क्योंकि लाई माने झूठ बोलना भी होता है, वर्ब भी होती है। तो यहाँ पर आपको करना है टू और लाई करना है, क्योंकि नेवर के साथ इन्फिनिटिव लेना है। तो ही हैज़ टोल्ड नेवर टू लाई इन हिज लाइफ। नेवर टू लाई करेंगे जिस समय तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ही हैज़ टोल्ड नेवर टू लाई इन हिज लाइफ। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि लाई है ना, ज़्यादातर ही टोल्ड लाई, नेवर टेल लाइज, ऐसे करके यूज़ होता रहता है। झूठ बोलने में नाउन के रूप में ज़्यादातर यूज़ होता है, तो बच्चा उसके लिए फैमिलियर होता नहीं है। जबकि वर्ब भी होती है, इसलिए एस हटाना है, उसके पहले टू लगाना है, एकदम से तुरंत बिल्कुल सही हो जाएगा, सटीक पहुंच जाएगा। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। मैं मीनिंग बता देता हूँ, बाकी यूज तो बच्चे कर ही लेंगे। कॉम्प्लीमेंट माने पूरक होता है, और इस कॉम्प्लीमेंट माने आदर या सम्मान होता है। कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा भी कहते हैं इसको, प्रशंसा, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट माने पूरक, इस कॉम्प्लीमेंट माने प्रशंसा। पेल, जो PAIL लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस पेल माने बाल्टी होती है जो प्लास्टिक की होती है। और PALE माने होता है पीला। येलोइश जो होता है पीले रंग का कुछ भी होता है, पेल फेस होता है, पीला चेहरा होता है, तो इस पेल माने पीला होता है, और इस पेल माने बाल्टी होती है। यहाँ पर मीनिंग है, यूजेस आप कहीं भी देख सकते हैं, बुक में देख सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम। तो चलिए फिर, आज की क्लास यहीं पे ओवर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो। क्लास को ओवर ख़त्म करने से पहले, बाहर जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।